आज का जो टॉपिक है वह है पादप प्रजनन की क्रियाएं। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य। तो आज हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन की क्रियाएं कि पादप प्रजनन के दौरान हमें कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा गुजरना होता है। तो इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। पहली है विविधताओं का उत्पादन, दूसरा है चयन, तीसरा है मूल्यांकन, चौथा है गुणन और पांचवा है वितरण। तो जो पादप प्रजनन है, पादप की जो विभिन्न किस्में हैं, किसी एक किस्म को लेकर उसमें विविधताओं का उत्पादन किया जाता है, उसमें नई नई जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, संकरण करवा के विविध प्रकार के ये जो कार्यक्रम है संकरण के उनके द्वारा। तो विविधताओं का उत्पादन करने के बाद में जो अच्छी किस्म होती है जिसमें जीनी प्रारूप हम परिवर्तित कर पाते हैं उसका हम चयन कर लेते हैं। ठीक है, चयन करने के बाद में उनका फिर मूल्यांकन किया जाता है कि वो गुणवत्ता युक्त है कि नहीं, ये विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर हो सकती है कि जलवायु की, या फिर उसमें जिन गुणों के लिए जिन जीन्स को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो उतना उत्पादन दे पा रही है कि नहीं, या फिर वो गुण है कि नहीं उसमें। फिर उसके बाद में मूल्यांकन होने के बाद में उसका गुणन किया जाता है, उस किस्म का उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद में बीज कंपनियों के द्वारा उसे वितरित कर दिया जाता है किसानों के पास। तो जो इसमें सबसे बड़ा पार्ट है वह है विविधताओं का उत्पादन, कि किस तरीके से किसी एक पादप की किस्म में प्रजाति के अंदर विविधताओं का उत्पादन होता है। तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के स्टेप्स हैं। तो ग्राम्यन है, इसके द्वारा भी होता है जनन, द्रव्य संग्रह है, पादप पुनर्स्थापन है, संकरण है, उत्परिवर्तन है, बहुगुणिता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, तो शुरुआत में इंसानों ने जब खेती बाड़ी करना स्टार्ट की तो सबसे पहले ग्रामीण का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? ग्रामीण। आज भी हम करते हैं, लेकिन शुरुआत के अंदर जब इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त ग्रामीण का सहारा लिया गया। तो ग्रामीण क्या होता है? जंगली प्रजातियों की खेती करने के लिए उन्हें उगाना। तो जब इंसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो एक तरह का जंगली था, तो उसने क्या करा, उस वक्त जो आसपास में जो भी जंगली पौधे उग जाते थे उसमें से कुछ वो चयन करता गया धीरे धीरे, जिन्हें वो खाने पीने के हिसाब से जो उपयोगी थे उसके लिए वो उनको उगाता गया और बार बार उगाता गया। और इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से वो बार बार जब उगाता गया तो एक तरीके से उसने क्या कर लिया, उनका डोमेस्टिकरण, घरेलूकरण कर लिया उसे। इसे ग्रामीण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामीण। तो जो जंगली प्रजाति है उनकी खेती करने के लिए उसे बार बार उगाता गया, इसे कहा गया ग्रामीण। अब ग्रामीण में 2 तरीके से वर्ण होता है, चयन होता है। ठीक है, एक तो ग्रामीण प्रकृति कर दे, प्राकृतिक कारकों की वजह से किसी पर्टिकुलर किस्म, कोई जैसे कि अनाज की किस्म है उनका ग्रामीण हो जाए। ठीक है, और अगर हम खुद करें, इंसान करें ग्रामीण के, हम चूज करें कि अपने हिसाब से कोई अनाज की किस्म को बार बार उगाए जा रहे हैं, प्रजाति को, जैसे गेहूं जंगली प्रजाति उसको बार बार उगाए जा रहे हैं, तो उसमें नए गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से होता है वर्ण करके, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में जो कारक है वो है प्राकृतिक, प्रकृति के जो जलवायु के जो कारक होते हैं, मृदा है, ये सब। तो इसके अनुकूल अगर कोई फसल अपने आप को ढाल लेती है तो प्रकृति उसका वर्ण कर लेती है। क्या कर लेती है? वर्ण, विमोचन हो जाता है उसका। फिर है कृत्रिम, जिसमें मानव क्रियाएं इसके लिए जिम्मेदार होती है कि हम एक पौधे को उगाते हैं बार बार, तो उससे उसका चयन हो जाता है, कोई विशिष्ट प्रकार का पौधा जो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार। फिर इनमें जनन कैसा होता है? इसमें जो समष्टि का मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या, तो कोई भी पादप है उसकी जो समष्टि है उसके सभी जीनी प्रारूपों में जनन संभव हो पाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, इसमें अपना कोई कंट्रोल है, प्राकृतिक अपने आप ही कर रही है समष्टि के सभी जीनी प्रारूपों के द्वारा। दूसरा है जो कृत्रिम। कृत्रिम में जो हमने चयन की अपनी क्रियाओं के द्वारा, एक विशिष्ट ग्रुप है जैसे अनाज, गेहूं की कुछ प्रजातियां हमने चयन कर ली, अब उन्हीं के अंदर उन्हीं प्रारूपों में हम जनन करवाएंगे, क्योंकि अब हम खुद उगा रहे हैं, इसलिए उनका हम क्या कर लिया, हमने चयन करके उनको फिर हमने क्या किया, उनका जनन करवा रहे हैं, उन्हें बार बार उगाया जा रहा है। तो ये चयनित प्रारूपों के अंदर ही जनन होता है। फिर तीसरा है समष्टि में अनुकूलन, कि इनकी जो जनसंख्या होती है, जितने भी मेंबर होते हैं उसके उनमें अनुकूलन कैसा होता है, क्योंकि प्राकृतिक जो वर्ण होता है अगर उसमें अनुकूलन अच्छा होता है तभी कोई एक नई प्रजाति विकसित हो पाती है। तो इसमें एकदम सीधी सी बात है
कि प्राकृतिक वातावरण में इन समष्टियों का जो प्राकृतिक वर्ण के द्वारा प्राप्त हो रही है इनका अनुकूलन बढ़ेगा। ये अनुकूलन बढ़ेगा तभी नई प्रजाति का, नई किस्म का विकास होगा प्रकृति के द्वारा। ठीक है, तो ये समष्टि के सभी जीवों के लिए, सभी पादपों के लिए एक समान रूप से लागू होता है कि अनुकूलन, अगर कोई प्राकृतिक वातावरण परिवर्तन आ रहा है तो अनुकूलन के साथ प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलन बढ़ता है। इधर कृत्रिम में देखते हैं, इसमें जो प्रजनन समष्टि है जो हमने ली एक विशिष्ट क्षेत्र में हम उगा रहे हैं, उन प्रजनन समष्टियों में ही अनुकूलन बढ़ता है क्योंकि हमने उन्हें चयन किया है। और इन चयनित जो समष्टि है इनमें भी कुछ विशिष्ट दशाओं के अंदर की विशिष्ट जलवायु की दशा है, जैसे मान लो सर्दी है या फिर गर्मी है, या फिर बहुत ज्यादा तापमान, बहुत कम, या फिर बहुत कम पानी, ज्यादा पानी, तो ऐसी दशाओं के अंदर इनमें अनुकूलन बढ़ता है। तो वो हम चयन कर लेते हैं कि हमें सर्दी के अनुरूप कोई फसल चाहिए या फिर गर्मी के अनुरूप। इसके अलावा अगर कोई प्राकृतिक तौर पर वर्णन हो रहा है किसी किस्म का, तो विविधता उसमें बढ़ती है, आप सब जानते हैं, विविधताएं ज्यादा होती है उसमें। और कृत्रिम तौर पर अगर होता है तो उसमें विविधताएं कम होती है क्योंकि हम कोई ओनली कुछ विशिष्ट किस्में ही या फिर एक जैसे अनाज, गेहूं, चावल, हम उन्हीं तक सीमित रह गए, इसलिए विविधता में कमी आ जाती है, जैव विविधता में कमी आ जाती है। तो इस आधार पर ग्रामीण में जो वर्ण होता है वो दो तरीके से, प्राकृतिक और कृत्रिम, इनका अंतर हमने समझ लिया। तो विविधताओं का उत्पादन करने के लिए ग्रामीण किस तरह से जिम्मेदार है कि इंसान थे पुराने टाइम से, उन्होंने जो जंगली प्रजाति है पादपों की उनको अपने अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उगाते गए, खेती करते गए और उनमें चयन करके उन प्रारूपों को विकसित करते गए, उनके समष्टियों में प्रजनन करवाकर अपने अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार आज हमने विकसित कर लिया। आज बहुत सारे जो किस्में देख रहे हैं वो ग्रामीण का ही नतीजा है। और प्रकृति तो खुद तो करती है, प्रकृति तो खुद तो करती है। चलो अब दूसरा जो टॉपिक है विविधताओं के उत्पादन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है जनन द्रव्य संग्रह। कौन सा? जनन द्रव्य संग्रह। ठीक है, जब जनन द्रव्य, आप सबको पता है क्या होता है कि कोई भी जीव है, उसके जो जीन होती है, उसके जो गुणसूत्रों में जितनी भी जीन होती है या फिर उसका पूरा जो आनुवांशिक पदार्थ है, उसको पूरे को क्या बोला जाता है? उसका जनन द्रव्य। अगर हम इसको परिभाषित करें, इधर देखते हैं पहले फसल के हिसाब से, तो जो फसल की जो प्रजातियां हैं या फिर उनके जो भी जंगली संबंधी है, जैसे कि गेहूं है, इसके विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी, हजारों प्रजातियां मिलेंगी। और उनके जंगली संबंधी जो पुराने टाइम में, आज भी कई जंगली संबंधी, उन सब का जो संपूर्ण आनुवांशिक जो पदार्थ होगा उसमें विविध प्रकार की जीन्स पाई जाएगी। कईयों में अलग अलग गुण होते हैं, कोई कीट या फिर रोग प्रतिरोधकता वाली जीन होगी, किसी में उत्पादन ज्यादा होगा, किसका रंग रूप अलग होगा, टेक्सचर, किसी में प्रोटीन कंटेंट, किसी में स्टार्च कंटेंट ज्यादा होगा। तो ये विविध प्रकार की जीन्स होती हैं। तो इन सभी जीन्स को, इन संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जनन द्रव्य। क्या कहा जाता है? जनन द्रव्य। फसल की प्रजाति और उनके जो जंगली संबंधी है उनमें उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ को जनन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, हम जनन द्रव्य संग्रह क्यों करते हैं? क्योंकि जो जीनी प्रारूप होते हैं, अगर उनमें अगर हमें कोई वांछित परिवर्तन लाना, क्योंकि हम पादप प्रजनन के तहत हम उनमें परिवर्तन चाहेंगे और परिवर्तन लाकर ही हम अपने अनुरूप उसके अंदर कुछ उत्पादन कर सकते हैं। तो जीनी प्रारूपों में जो वांछित परिवर्तन है, इसके लिए हमें कुछ वांछनीय जीन चाहिए। जो हमें चाहिए वो जीन हमें, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? उन जीन्स को हमें संग्रहित करना पड़ेगा। अगर हम संग्रहित नहीं करेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन प्रारूपों को, जीनी प्रारूपों में अगर वांछित परिवर्तन लाना है तो उन वांछनीय जीनों को हमें संग्रहित करना होगा। और ये किसके लिए आवश्यकता है संग्रहण करना? पादप प्रजनकों के लिए। जैसे किसान है वो पादप प्रजनक है, बड़ी कंपनियां होती है, सीड कंपनियां हैं, या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सब साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, ये सब पादप प्रजनकों की कैटेगरी में आते हैं। और इनके लिए आवश्यक है कि इन वांछनीय जीनों को ये इकट्ठा करके रखे। तो इसके लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जर्म संसाधन रिसोर्स ब्यूरो। ठीक है, तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, यह नई दिल्ली में है। तो ये एक संस्था है इंडिया की, जो इसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रीय प्रक्षेत्र भी आते हैं जहां पर जर्म प्लांट संग्रहण किया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत, इसी के दिशा निर्देशों के तहत
भारत में जनन द्रव्य का एकत्रीकरण किया जाता है और उसे संरक्षित किया जाता है। तो इसके जो जितने भी प्रक्षेत्र है वहां पर इंडिया भर के जितने भी पादपों की वेराइटीज है, किस्में हैं, प्रजाति हैं, उनके जंगली संबंधी या फिर जंगली प्रारूप है, उन सब को संरक्षित किया जाता है अलग अलग रूपों के अंदर। ठीक है, तो कैसे किया जाता है तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब दोबारा जनन द्रव्य की तरफ आते हैं कि जनन द्रव्य में एक्चुअल में हमने बता दिया कि सम टोटल ऑफ आनुवांशिक ये जो पदार्थ है, संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ किसी भी प्रजाति और उसके जो भी जंगली संबंधी है, लेकिन ये किस किस रूप में हो सकते हैं। पहला है देशी किस्में, जो देशी किस्में पुराने टाइम से जो चली आ रही है लंबे समय से, जिसको हम एक विशिष्ट क्षेत्र में उगाते जाते हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देशी किस्में हो सकती है। ठीक है, तो वो क्षेत्र विशेष में उगाई जाती है, बहुत लंबे समय से उगाई जा रही है और इनके ऊपर कोई योजनाबद्ध तरीके से इनको विकसित नहीं किया जाता है। ये पुराने टाइम से हमने ग्रामीण करके इनको उगाते हैं। तो ये देशी किस्में भी एक बहुत बड़ा आनुवांशिक पदार्थ का स्रोत जो जनन द्रव्य है। दूसरा पुरानी अप्रचलित किस्में। कौन सी? पुरानी अप्रचलित किस्में। पुरानी उनको योजनाबद्ध तरीके से हमने विकसित तो किया था कि जो पादप प्रजनन है इसके जरिए हमने उनको योजनाबद्ध तरीके से हमने विकसित किया, लेकिन वो पुरानी हो गई, वो प्रचलन में नहीं है, इसलिए उनका उत्पादन हमने रोक दिया। ठीक है, जैसे कि हरित क्रांति है, उस वक्त कुछ गेहूं की किस्में थी, उनको उस वक्त काम में लिया गया, लेकिन धीरे धीरे उनकी गुणवत्ता घटती गई या फिर और नई किस्में विकसित होती गई तो उनको हमने छोड़ दिया। तो वो कौन सी किस्म हो गई? पुरानी अप्रचलित किस्म। तीसरा, ये सब जनन द्रव्य के भाग है, दो हो गए। तीसरा है खेती में उपयोग में आ रही किस्में, जो अभी प्रेजेंटली, जो अब हम कंटेम्प्रेरी पीरियड में अभी जो हम काम में ले रहे हैं, अभी जो संकर या फिर जो भी किस्में हम खेती में काम में ले रहे हैं, तो ये सारी की सारी उत्तम जीन युक्त होती है, इनमें गुणवत्ता अच्छी होती है। अभी नए जो संकर पादप प्रजनन की जो क्रियाएं हैं उनके जरिए इनको विकसित किया गया है और फिर इन उत्तम जीन युक्त जो किस्में हैं इनको पादप पुनर्स्थापन की क्रिया के द्वारा डायरेक्ट खेतों के अंदर उगाया जाता है। जो बाजार में जो बीज मिलते हैं तुम्हें, चाहे वो फसल से, किसी अनाज की फसल से रिलेटेड हो या फिर व्यवसाय खेती से रिलेटेड हो, सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, खेती में उपयोग में आ रही किस्में। फिर है प्रजनन लाइन। कौन सी? प्रजनन लाइन। जब ये इनको जो उत्तम जीन युक्त जो किस्में इनको विकसित किया जा रहा होता है तो उस दौरान बहुत सारी किस्में विकसित होती है, तो उनके अंदर गुणवत्ता कम होती है, इनके द्वारा इनमें उत्तम होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है, ये थोड़ी कम होती है। तो इस दौरान प्रजनन कार्यक्रम के दौरान जो विभिन्न प्रकार की जो लाइनें जिनमें अलग अलग गुण होते हैं वो जो तैयार हो जाती है, उन सबको बोलते हैं प्रजनन लाइन। क्या कहते हैं? प्रजनन लाइन। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पर आता है जंगली प्रारूप और जंगली संबंध। जंगली प्रारूप, कोई भी फसल जैसे कि गेहूं, उसका जो सर्वप्रथम जो सबसे पुराना जिससे उसकी उत्पत्ति हुई, उसका जो जंगली बंधु है उसे बोलते हैं हम जंगली प्रारूप। जो सबसे पहला पौधा था जो जंगल में वाइल्ड के अंदर जो उगा गेहूं का, जैसे कि गेहूं का एग्जाम्पल ले, जंगली प्रारूप क्या होगा? किसी भी किस्म का, किसी भी प्रजाति से गेहूं है, चावल है, उसका सर्वप्रथम जो पौधा जंगल के अंदर वाइल्ड में जो उगा वो उसका जंगली प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है? जंगली प्रारूप। और इस जंगली प्रारूप से जो आज जो जितने भी विकसित हो गए, उस दौरान जंगल में जिसके समय जितने भी किस्में आसपास में जो विकसित होती गई अलग अलग गुणों वाली, जैसे कि एक फैमिली होती, ठीक है, जैसे कि हमारे दादा हैं, उसका परिवार होता है, भाई बंधु होते हैं, फिर उन भाइयों के भी बच्चे होते हैं, इस तरीके से। तो दादा को तो मान लो तुम जंगली प्रारूप, क्या मान लो? जंगली प्रारूप। और जो उसके भाई बंधु हैं, जो उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनका जो परिवार है, सारे के सारे क्या हो गए? जंगली संबंधी। इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो पुराने समय के अंदर जब ये प्रजातियां विकसित हुई तो सर्वप्रथम जो इनकी फसलों की कोई जंगली प्रजाति थी उसे जंगली प्रारूप कहा गया और उससे विकसित होती गई जंगल के अंदर उन्हें जंगली संबंधी कहा गया। तो ये बहुत अच्छे स्रोत होते हैं जीनों के जनन द्रव्य, क्योंकि इनमें पुरानी ऐसी जीन्स होती हैं जिनको आज हम विविधता के तौर पर काम में ले सकते हैं। एक है विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक। ये जब प्रजनन कार्यक्रम, पादप प्रजनन कार्यक्रम किए जाते हैं, स्पेशली आनुवांशिक अभियांत्रिक यूज करके, परिवर्तन यूज करके,
तो उस दौरान कुछ उत्परिवर्ती लाइनें हैं, क्रोमोसोम विपथन युक्त लाइनें हैं, कुछ आनुवांशिक मार्कर युक्त लाइनें ये विकसित होती हैं। तो इनके बारे में अगर आगे आएगा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए ये टॉपिक इतना ही काफी। बाकी जो बचा हुआ जन्म द्रव्य का नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। धन्यवाद।